हमारे सभी श्रोताओं का मैं रोशनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आज मैं प्रस्तुत करूँगी आपके लिए जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया उपन्यास 1984 का हिंदी अनुवाद का भाग 8। लेकिन ये हमारा एपिसोड नंबर 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। गलियारे में कहीं नीचे से भुनी हुई कॉफ़ी की खुशबू विक्ट्री कॉफ़ी की नहीं, असली कॉफ़ी की हवा में तैरती हुई सड़क तक आई। विंस्टन के पांव अपने आप ठिठक गए। 2 सेकंड के लिए उसे अपने बचपन की याद हो आई जिसे वह आधा भूल चुका था। फिर जोर से एक दरवाजा बजा और उस आवाज के साथ ही वह खुशबू भी अचानक ही गायब हो गई। वह पटरी पर कई किलोमीटर पैदल चलकर आ चुका था और उसके टखने का अल्सर अब कष्ट दे रहा था। बीते 3 हफ्ते में ये दूसरी बार था कि उसने सामुदायिक केंद्र की शाम गोल कर दी थी। ये लापरवाह हरकत थी क्योंकि इतना तो तय था कि वहां सबकी हाजिरी बाकायदा गिनी जाती थी। कायदे के मुताबिक पार्टी के सदस्यों के पास खाली समय नहीं होना चाहिए था और अपने बिस्तर के अलावा कहीं भी वे अकेले नहीं हो सकते थे। ये मानकर चला जाता था कि जब वे काम पर ना हो, खा ना रहे हों या सो ना रहे हों तो किसी न किसी किस्म के सामुदायिक मनोरंजन में भाग ले रहे होंगे। कोई भी ऐसी गतिविधि जो एकाकीपन की चाह को दर्शाती हो, चाहे अकेले टहलने जाने की इच्छा भी, वह हमेशा ही थोड़ा खतरे का सबब होती थी। न्यूज़ पीक में ऐसी प्रवृत्ति के लिए एक शब्द था, स्वजीवन या ओन लाइफ। इसका आशय व्यक्तिवाद या असामान्यता से लगाया जाता था। उस शाम हालांकि मंत्रालय से विंस्टन जब बाहर आया तो अप्रैल की कोमल हवा ने उसे मोह लिया। आकाश भी थोड़ा गाढ़ा नीला था। ऐसा आकाश उसने उस साल में एक बार भी नहीं देखा था। ऐसे में अचानक सामुदायिक केंद्र की ये भीड़ भड़क्के वाली लंबी शाम, वही उबाऊ थकाऊ खेल, व्याख्यान, जिनके प्याले पर जुड़ने वाली नाजुक मित्रताएं, ये सब बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। इसलिए एक झटके में वह बस स्टॉप से वापस मुड़ा और लंदन की जटिल सड़कों की ओर पैदल ही निकल लिया। पहले दक्षिण, फिर पूरब, फिर वापस उत्तर में मुड़ा और इस तरह अनजान सड़कों के बीच वह कहीं गुम हो गया। अब उसे दिशा का कोई भान नहीं था और वह बेपरवाह चला जा रहा। अगर कहीं उम्मीद बची है, उसने अपनी डायरी में लिखा था, तो वह सर्वहारा में है। ये शब्द घूम फिरकर उसके पास लौट आते थे, जैसे कोई रहस्यमय सच हो या कोई ऐसी बेतुकी बात जो उसे भीतर से महसूस होती हो। अभी वह भूरे रंग की कुछ अजीबोगरीब झुग्गियों के बीच था, कभी जहां सेंट पैनक्रेस स्टेशन हुआ करता था। यह जगह उसके उत्तर और पूर्व में थी। वह छोटे छोटे 2 मंजिला मकानों के साथ वाली एक सड़क से गुजर रहा था जिस पर छोटे छोटे पत्थरों के पैबंद लगे थे। उन मकानों की चौखट टूटी फूटी थी। उनके दरवाजे सीधे पटरी पर खुलते थे। उन्हें देखकर लगता था कि चूहों ने यहाँ पर बिल बना रखे हैं। पत्थरों के बीच में कहीं कहीं गंदा पानी जमा हुआ था। उन अंधियारी चौखटों के आर पार और दोनों ओर अलग अलग शाखाओं से फूटती संकरी गलियों में बर्र के छत्ते की तरह लोग जमा थे। अनघड़ ढंग से लिपस्टिक पोते नौजवान लड़कियां, उनको ताड़ते हुए पीछा कर रहे लड़के, ठुमकती हुई मोटी औरतें जिनकी तरह उन लड़कियों को आज से 10 साल बाद हो जाना था, छितराए पंजों पर चहलकदमी करते निहरे हुए बूढ़े और खुरदरे पंजों वाले बच्चे जो पानी के गड्ढों में नंगे पैर छप छप खेल रहे थे और गुस्से में चीखती अपनी माओं की आवाज सुनते ही इधर उधर छिटक जाते थे। उस सड़क पर शायद 1/4 मकानों की खिड़कियां टूटी हुई थीं और उन पर तख्ती चढ़ी हुई थी। वहां ज्यादातर लोगों का ध्यान विंस्टन की ओर नहीं गया। कुछ थे जो थोड़ा सतर्क जिज्ञासा के साथ उसे देख रहे थे। एक चौखट के बाहर अपने एप्रन के इर्द गिर्द बाह मोड़े खड़ी ललपित्ती चमड़ी वाली 2 कुरूप औरतें आपस में बात कर रही थीं। उनके पास पहुंचते ही विंस्टन को बातचीत के कुछ टुकड़े सुनाई दिए। हाँ, मैं उससे यही कह रही थी कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी वैसा ही करती जो मैंने किया। दूसरे की कमी निकालना आसान होता है। मैं बोली, लेकिन मेरी समस्या कुछ और है, तुम उसको नहीं समझोगी। दूसरी ने कहा, हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अचानक दोनों की तेज आवाज आना बंद हो गई जब वह बगल से गुजरा। दोनों ने चुपचाप उसका मुआयना किया, लेकिन उनकी निगाह में कोई विद्वेष का भाव नहीं था, बस एक किस्म का चौकन्नापन था, जैसे एक पल के लिए किसी अपरिचित जानवर के करीब आ जाने से कोई सीधा तनकर खड़ा हो जाता है। ऐसी सड़कों पर पार्टी की नीली वर्दी वाले आदमी का दिखना आम बात नहीं थी। वास्तव में ऐसी जगहों पर पाया जाना समझदारी भरा काम नहीं था।
जब तक कि किसी ठोस काम से आप यहाँ ना आए हों। अगर सामने गश्ती दल वाले पड़ गए तो वे पक्का रोक लेंगे और सवालों की बौछार कर देंगे। क्या हम आपके कागज देख सकते हैं कॉमरेड? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कितने बजे आप दफ्तर से निकले थे? क्या इस रास्ते से रोज आप अपने घर जाते हैं? ऐसे ही दुनिया भर के सवाल। किसी अलग रास्ते से घर जाने की कोई मनाही या नियम नहीं था, लेकिन इसकी भनक अगर विचार पुलिस को लग जाती तो बेमतलब उनका ध्यान आपकी ओर खींचा जा सकता था। अचानक सड़क पर हल्ला मच गया। हर ओर से चेतावनियों की आवाज आने लगी। लोग खरगोशों की तरह दरवाजों की ओर भागने लगे। विंस्टन के थोड़ा सा आगे ही एक नौजवान महिला अचानक अपने दरवाजे से बाहर आई। पानी में खेलते अपने बच्चे को उसने गोदी में उठाया और उसी एक झटके में वापस छलांग लगाकर अपनी जगह पहुंच गई। ठीक उसी वक्त काले सूट में एक व्यक्ति जो बगल वाली गली से निकला था, आकाश की ओर इशारा करते हुए विंस्टन की तरफ लपका। स्टीमर! वह चिल्लाया। ध्यान से गवर्नर साहब, आपके सिर के ठीक ऊपर है, लेट जाइए जल्दी। पता नहीं क्यों जनता रॉकेट बम को स्टीमर बोलती थी। विंस्टन तुरंत सतर्क होकर नीचे की ओर झुक गया। इस तरह के मामलों में जनता की छठी इंद्रिय बहुत तेज काम करती थी और अक्सर ही उनकी चेतावनी सही निकलती थी। पता नहीं उनके भीतर कौन सी सूझबूझ थी कि वे रॉकेट गिरने के कुछ सेकंड पहले ही उसे भांप लेते थे। लेकिन रॉकेट की रफ्तार आवाज से तेज होती है। विंस्टन ने अपने सिर के ऊपर अपने हाथ कस लिए। एक जबरदस्त धमाका हुआ। ऐसा लगा कि जैसे सड़क किनारे की पटरी उखड़ गई हो। उसे पीठ पर हल्की फुल्की चीजों की बौछार का सा एहसास हुआ। जब वह सीधा खड़ा हुआ तो पता चला कि पास वाली खिड़की के कांच के टुकड़ों से वह ढका हुआ था। वह चलता रहा। इस बम ने सड़क पर कोई 200 मीटर के दायरे में कुछ मकानों को नष्ट कर दिया था। हवा में काले धुएं का थक्का लटक रहा था और नीचे प्लास्टर और धूल का एक बादल, जिसके इर्द गिर्द लोग जुटना शुरू हो गए थे। पटरी पर उसके ठीक आगे प्लास्टर का एक घुरा जमा हुआ था, जिसके ठीक बीचों बीच उसको कुछ चमकदार लाल रंग का दिख रहा था। पास पहुंचने पर उसने देखा कि वह किसी का कटा हुआ हाथ था जो कलाई से अलग हो गया था। वहां जमे खून के थक्के को छोड़ दें तो हाथ कुछ इस तरह से सफेद पड़ चुका था जैसे उस पर प्लास्टर चढ़ा हो। उसने एक लात मारकर उसको गटर में पहुंचा दिया और भीड़ भाड़ से बचने के लिए दाईं ओर की ओर सड़क पर मुड़ गया। 3 से 4 मिनट के भीतर वह उस इलाके से बाहर निकल आया था जहां धमाका हुआ था। बिल्कुल पहले जैसा दृश्य सामने था। यहाँ भी भीड़ कुछ इस तरह जमा थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम के 8 बजने वाले थे और शराब के ठेकों पर जनता जुटी पड़ी थी। वे लोग इन्हें पब कहते थे, जिन्हें लगातार खुल रहे और बंद हो रहे डोलने वाले मैले दरवाजों के भीतर से पेशाब, लकड़ी के बुरादे और खट्टी बियर का मिला जुला भभका आ रहा था। सामने एक मकान था जिसका आगे वाला हिस्सा कुछ बाहर की ओर निकला हुआ था। उसी के एक कोने में 3 आदमी बहुत सटकर खड़े थे। बीच वाला आदमी एक मुड़ा हुआ अखबार पकड़े हुए था और बाकी दोनों उसके कंधे पर उचक कर अखबार पढ़ रहे थे। करीब आकर विंस्टन उनके चेहरों को गौर से पढ़ पाता। उससे पहले ही उनकी भंगिमाओं से उसे लगा कि वे पूरी तरह अखबार में डूबे हुए हैं। जाहिर है कोई गंभीर खबर ही रही होगी। उनसे वे कुछ ही दूर की कदम की दूरी पर था कि अचानक तीनों छिटक गए और 2 लोग आपस में भिड़ गए। एक पल को लगा कि बात मारा मारी तक पहुंच जाएगी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? 14 महीने से एक भी नंबर ऐसा नहीं लगा जिसके अंत में 7 हो। बताऊं? लगा हो तो? नहीं, एक बार भी नहीं। 2 साल तक घर पर मैंने एक एक नंबर कागज पर खोज खोज कर लिख मारे थे, लेकिन हर बार नियम से सब बेकार हो जाते हैं। मैं बता रहा हूं ना, 7 से खत्म होने वाला एक भी नंबर नहीं लगेगा। लगा है? 7 वाला लगा है एक बार, मैं पक्का बता रहा हूँ। 407 लगा था फरवरी के दूसरे हफ्ते में। तुम्हारी माँ का फरवरी! साफ साफ एक एक नंबर जुटाया था मैंने और बता रहा हूँ कि एक भी नहीं, एक भी। ए चलो हो गया, खत्म करो, तीसरे ने कहा। वे लोग लॉटरी के बारे में बात कर रहे थे। कोई 30 मीटर आगे जाने के बाद विंस्टन ने पीछे मुड़कर देखा। वे अब भी बहस कर रहे थे। उनका चेहरा अलग अलग साफ नजर आ रहा था। यहाँ हर हफ्ते लॉटरी निकलती थी और भारी इनाम का ऐलान होता था। ये इकलौता ऐसा आयोजन था जिसमें जनता की गंभीर दिलचस्पी थी। यह भी हो सकता है कि ऐसे लाखों आम लोग रह रहे हों जिनके जीने की और वजहों के बीच लॉटरी सबसे बड़े वजह थी। लॉटरी उनके लिए आनंद, मूर्खता, दर्दनाशक और बौद्धिक खुराक का काम करती थी।
लॉटरी की बात आने पर तो अनपढ़ गंवार लोग भी गणित लगा लेते थे और इनकी याददाश्त इस मामले में बहुत तेज थी। एक समूची प्रजाति थी ऐसे लोगों की जो सट्टा, लॉटरी, भविष्यवाणी, किस्मती तावीज आदि के धंधे से अपनी जिंदगी चला रही थी। विंस्टन का लॉटरी के धंधे से वैसे तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसे इतना पता था, पार्टी में हर किसी को पता था कि लॉटरी निकलने पर दिए जाने वाले इनाम ज्यादातर काल्पनिक होते हैं। हकीकत में बहुत मामूली राशि दी जाती थी जीतने वालों को, जबकि बड़ी रकम जीतने वाला आदमी आमतौर से बेनाम होता था, जिसका कोई कहीं अता पता ही नहीं था। चूंकि ओशियनिया के एक हिस्से का दूसरे के साथ कोई संपर्क नहीं था, इसलिए इस कारोबार को संभालने में दिक्कत नहीं आती थी। फिर भी अगर कहीं कोई उम्मीद थी तो वह जनता में ही थी। इस खूटे को छोड़ना नहीं था। ये बात बोलने में तार्किक लगती है, लेकिन जब आप पटरी पर अपने बगल से गुजर रहे इंसानों को देखते हैं, तब इसको लेकर आपके मन में आस्था जगती है। उसे लगा कि वह यहाँ पहले भी आ चुका है और पास में ही एक मुख्य मार्ग होना चाहिए। वहीं कहीं आगे से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। उस सड़क पर आगे एक तीखा मोड़ था, जिसके बाद सीढ़ियां आ जाती थीं जो नीचे एक गली में ले जाती थीं, जहां कुछ रेहड़ी पटरी वाले बासी सब्जियां बेच रहे थे। अब जाकर विंस्टन को ये जगह याद आई। ये गली आगे मुख्य मार्ग पर निकलती थी और आगे जाकर पहले मोड़ पर ही मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर एक कबाड़ी की दुकान है, जहां से उसने वह कोरी डायरी खरीदी थी जिसमें वह आजकल लिख रहा था। वहीं ज्यादा दूर नहीं एक स्टेशनरी की छोटी सी दुकान है, जहां से उसने अपना कलमदान और स्याही की शीशी खरीदी थी। सीढ़ियों पर वह एक पल को ठिठका। गली के दूसरी ओर एक गंदा सा पब था, जिसकी खिड़कियों पर लगता था कि ओस जमी है, लेकिन वह धूल की परत थी। झींगे जैसे बाहर की ओर निकली हुई सफेद मूछों वाला एक काफी बूढ़ा आदमी, कमर से झुका हुआ लेकिन फुर्तीला, डोलने वाले दरवाजे को धकेलकर भीतर घुस गया। कम से कम 80 साल का तो रहा होगा वह, यानी जब क्रांति हुई होगी तो वह अधेड़ उम्र का रहा होगा। वहीं खड़े खड़े उसे देखते हुए विंस्टन के दिमाग में एक ख्याल कौंधा। वह और उसके जैसे लोग ही बीते जमाने की पूंजीवादी दुनिया का आखिरी सिरा हैं जो अब तक बचे हुए हैं। पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग बहुत नहीं बचे हैं जिनके विचार क्रांति के पहले बने रहे होंगे। 50-60 के दशक में चले महान सफाई में पुरानी पीढ़ी के ज्यादातर लोग मार दिए गए थे। जो बचे रह गए थे उन्हें पूरी तरह बौद्धिक आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया गया। अगर इस सदी के शुरुआती दशकों का हाल बताने के लिए कोई जिंदा बचा होगा तो वह पक्का जनता के बीच का ही कोई आदमी निकलेगा। अपनी डायरी में इतिहास की किताब से जो अंश उसने नकल किए थे अचानक विंस्टन के दिमाग में कौंध गए और वह उत्तेजित हो गया। पब में जाना है, बूढ़े से परिचय गांठना है और उससे सवाल पूछना है, अपने बचपन के बारे में बताइए। उन दिनों क्या माहौल हुआ करता था? आज के मुकाबले चीजें बेहतर थी या बुरी? इससे पहले कि मन में कोई डर बैठ जाए, बिना कोई समय गंवाए वह सीढ़ी से नीचे उतरा और संकरी गली पार की। जाहिर है ये सनक ही थी। जनता के आदमी से बात करने पर कोई रोक नहीं थी, उनके पग में जाने पर भी कोई रोक नहीं थी। फिर भी वह ऐसी असामान्य हरकत थी जो बिना नजर में आए नहीं रह सकती थी। अगर कहीं गश्ती दल वाले मिल गए तो वह बेहोशी का नाटक कर लेगा। ये बात अलग है कि वह सहज ही उस पर विश्वास नहीं करेंगे। यही सोचते हुए उसने दरवाजे को धकेला। खट्टी बियर की भयानक बदबू ने उसका स्वागत किया। उसके घुसते ही वहां का कोलाहल लगभग आधा हो गया। अपने पीछे वह भांप रहा था कि लोग उसकी नीली वर्दी पर निगाह गड़ाए हुए थे। कमरे के दूसरे छोर पर चल रहे निशाने लगाने वाली डार्ट गेम में कोई 30 सेकंड के लिए खलल पड़ गया। जिस बूढ़े का पीछा करते हुए आया था वह काउंटर पर बार वाले से किसी बहस में उलझा हुआ था। बार वाला लंबा तगड़ा बड़ी सी नाक वाला आदमी था जिसकी बाहें बहुत पुष्ट थीं। आसपास जुड़ी मंडली में लोग अपने अपने गिलास लिए तमाशा देख रहे थे। बूढ़े ने झगड़े की मुद्रा में अपने कंधे झटकते हुए कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या कहा? ऐसे कैसे तुम कह सकते हो कि पूरी दुकान में एक पाइंट का मग तक नहीं है तुम्हारे यहाँ? काउंटर पर अपने हाथ की उंगलियों पर जोर देकर आगे की ओर उचकते हुए बार वाले ने जवाब दिया, ये पाइंट क्या भला है? लानत है, अपने को बारमैन कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती जब यही नहीं पता कि पाइंट क्या होता है? पाइंट का मतलब है आधा लीटर से ज्यादा और 4 पाइंट मिलकर 1 गैलन बनाते हैं। अब लगता है तुम्हें ABC भी सिखानी पड़ेगी। बार वाले ने संक्षिप्त सा जवाब दिया, मैंने तो कभी नहीं सुना, हम लोग तो केवल
1 लीटर और आधा लीटर ही बेचते हैं। वे आपके सामने शेल्फ पर गिलास रखे हुए हैं। बूढ़े ने जोर देकर कहा, मुझे तो पाइंट पसंद है। तुम चाहते तो बड़ी आसानी से मेरे लिए 1 पाइंट ला सकते थे। मेरी जवानी के दिनों में ये लीटर नहीं हुआ करते थे। बार वाला वहां खड़े दूसरे लोगों की ओर देखकर बोला, जब आप जवान थे तब हम लोग पेड़ों पर रहते थे। इस बात पर सभी ठट्ठा कर हंस पड़े और विंस्टन के आने से माहौल में जो असहजता पैदा हो गई थी वह चली गई। बूढ़े का ठूठ जैसा सफेद चेहरा गुलाबी पड़ गया। वह खुद से कुछ बड़बड़ाते हुए मुड़ा और पीछे विंस्टन से जा टकराया। विंस्टन ने हल्के से उसकी बांह पकड़कर उसे सहारा दिया। विंस्टन ने उससे पूछा, क्या मैं आपको एक ड्रिंक लाकर दे सकता हूँ? भले आदमी, अपने कंधे झटकते हुए बूढ़े ने कहा। शायद उसकी नज़र विंस्टन की नीली वर्दी पर अब तक नहीं गई थी। बार वाले की ओर देखते हुए बोला, पाइंट, और थोड़ा आक्रामक होकर आगे जोड़ दिया, पाइंट ऑफ वेल्प। काउंटर के नीचे रखी बाल्टी के पानी में खंगाल कर बार वाले ने 2 ग्लास निकाले और उनमें आधा आधा लीटर गाढ़ी भूरी बियर उड़ेल दी। जनता के पब में केवल बियर मिलती थी, उन्हें जिन पीने की मनाही थी। हालांकि कोई चाहे तो बड़ी आसानी से मिल जाती थी। डार्ट गेम अपने शबाब पर थी और काउंटर के पास खड़े लोगों की मंडली लॉटरी के बारे में बात कर रही थी। एक पल के लिए विंस्टन की मौजूदगी को लोगों ने भुला दिया था। वहां खिड़की के नीचे एक मिकदार टेबल था जहां दोनों बैठकर बात कर सकते थे, जो किसी को सुनाई नहीं पड़ता। ये काम खतरे से खाली नहीं था, लेकिन शुक्र है कि कमरे में कोई टेलीस्क्रीन नहीं थी। विंस्टन ने पहले घुसते ही इस बात को पकड़ लिया था। टेबल पर गिलास रखते हुए आराम से बैठते हुए बूढ़े ने कहा, मैं चाहता तो मुझे पाइंट दे सकता था। आधे लीटर से काम नहीं चलता, मन नहीं भरता है। 1 लीटर ज्यादा हो जाती है। एक तो पैसे का मामला है, फिर मेरा पेट भी खराब हो जाता है। विंस्टन ने थोड़ी लापरवाही से पूछा, अपनी जवानी के दिनों से लेकर अब तक आपने काफी बदलाव देख लिए होंगे। बूढ़े की हल्की नीली पुतलियां डार्ट बोर्ड से घूमती हुई काउंटर तक गईं, फिर उधर जिधर पुरुष लिखा हुआ था, गोया उन बदलावों का मुआयना मैं यहीं बार में कर रहा था। उसने कहा, बियर अच्छी मिलती थी और सस्ती भी थी जब मैं जवान था। तब हल्की बियर 4 पेंस की 1 पाइंट मिला करती थी। हम लोग उसे वेल्प कहते थे। ये जंग से पहले की बात है। विंस्टन ने पूछा, कौन सी जंग? बूढ़े ने हवा में जवाब दिया, सब जंग ही तो है। उसने गिलास उठाया, कंधों को झटकर सीधा किया और बोला, तुम्हारी सेहत के नाम ये जाम। उसकी दुबली गर्दन से बाहर उभरा हुआ नुकीला कंठ काफी तेजी से ऊपर नीचे हरकत में आया और सारी बियर भीतर चली गई। विंस्टन काउंटर पर गया और 2 आधा लीटर और उठा लाया। ऐसे लगा कि बूढ़ा आदमी भूल चुका था कि 1 लीटर उसे नहीं बचती। विंस्टन बोला, आप तो मेरे से बहुत ज्यादा उम्र के हैं। मेरे जन्म के वक्त तो आप बहुत बड़े रहे होंगे। आपको शायद याद होगा कि क्रांति के पहले पुराने दिन कैसे थे। मेरा मतलब है कि मेरी उम्र के लोगों को उस दौर के बारे में वास्तव में कुछ नहीं पता। हम लोग तो बस किताबों में पढ़ लेते हैं, लेकिन किताबें पता नहीं कितना सच बताती होंगी। इस पर थोड़ा बताइए ना। जैसे इतिहास की किताब में लिखा है कि क्रांति से पहले जिंदगी आज से बिल्कुल अलग हुआ करती थी। भयंकर उत्पीड़न था, नाइंसाफी थी, गरीबी हमारी कल्पना से भी ज्यादा थी। यहाँ लंदन में ज्यादातर लोगों की पूरी जिंदगी खाने को ठीक नहीं मिलता था। आधे लोगों के पास तो पहनने को जूते भी नहीं थे। दिन में 12 घंटे काम करना पड़ता था। 9 साल में ही बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। एक कमरे में 10-10 लोग रहते थे और उसी समय कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ हजार लोग जिन्हें पूंजीपति कहते थे, बहुत पैसे वाले और ताकतवर थे। हर चीज उनकी थी। विशाल भव्य मकानों में रहते थे और उनके पास 30 नौकर हुआ करते थे। वे लोग मोटर कार और 4 घोड़ों से जुती बग्घी में चलते थे, शैंपेन पीते थे, लंबा टोप पहनते थे। अचानक बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, लंबा टोप? मस्त याद दिलाया। कल ही मेरी खोपड़ी में ये बात आई थी, पता नहीं क्यों, मैं तो बस सोच रहा था। मैंने तो बरसों से लंबा टोप नहीं देखा, अब तो गायब हो चुके होंगे। पिछली बार मैंने अपनी साली के कफन दफन में एक लंबा टोप पहना था। और ये बात, खैर तारीख तो क्या ही याद है, कोई 50 साल पहले की बात होगी। समझो कि उसी मौके के लिए मैंने उसे किराए पर लिया था। विंस्टन ने थोड़ा धैर्य बरतते हुए कहा, मैं लंब टोप की बात नहीं कर रहा, ये उतना जरूरी नहीं है। असल बात वे पूंजीपति और उनके सहारे रहने वाले कुछ वकीलों और पंडों की थी जो इस धरती पर राज करते थे। हर चीज उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए थी। आप जैसे आम लोग, मजदूर
उनके गुलाम थे। वे जो चाहते आपके साथ कर सकते थे। वे तो आप लोगों को मवेशियों की तरह लाद करके कनाडा भेज देते थे। आपकी बेटियों के साथ अपनी मर्जी से जब चाहे सो सकते थे। वे आपको कई सोंटे वाले कोड़ों से पीटने का फरमान दे सकते थे। उनके सामने से गुजरने पर आप लोगों को अपनी टोपी उतारनी पड़ती थी। और हर पूंजीपति के साथ उनके टट्टुओं का एक गिरोह चलता था। बूढ़ा फिर से हरकत में आ गया। टट्टू, ये शब्द तो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं है। टट्टू, इससे कुछ याद आ रहा है। ओ, याद पड़ता है कि बहुत साल पहले मैं इतवार की दोपहर कभी कभार हाइड पार्क में जाया करता था लोगों के भाषण सुनने के लिए। कई लोग वहां भाषण देते थे। मुक्ति सेना के लोग, रोमन कैथोलिक, यहूदी, हिंदुस्तानी, हर तरह के लोग होते थे। उन्हीं में एक वक्ता था, मुझे नाम याद नहीं, लेकिन जबरदस्त बोलता था। वह दबाकर उन्हें गरियाता था। वह कहता था, टट्टू, सत्ताधारियों के चाटुकार। हाँ, और एक शब्द बोलता था वह, टुकड़खोर। और लक्कड़ बग्घे भी। हाँ, पक्का लक्कड़ बग्घे बोलता था। तुम्हें तो पता होगा लेबर पार्टी के लिए नाम पुकारे जाते थे। विंस्टन को महसूस हुआ कि दोनों दो दिशाओं में बात कर रहे हैं। उसने कहा, देखिए, मैं दरअसल ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको पहले के मुकाबले आज ज्यादा आजादी का एहसास होता है? क्या आज आपको ज्यादा इंसान समझकर बर्ताव किया जाता है? पुराने दिनों में अमीर लोग, ऊपर बैठे लोग। बूढ़े ने याद करते हुए कहा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। चलिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही सही, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह ये है कि क्या ये लोग केवल इसलिए आप लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते थे क्योंकि वे अमीर थे और आप गरीब? जैसे मान लीजिए कि आप उनके पास से गुजर रहे हैं तो आपको अपनी टोपी उतारकर उन्हें सर बोलना पड़ता था। ऐसा लगा कि बूढ़ा गहरी सोच में डूब गया हो। जवाब देने से पहले उसने आधी बियर निपटा दी। फिर बोला, हाँ, वे चाहते थे कि हम उनके सामने अपनी टोपी उतार दें। ये इज्जत देने के लिए किया जाता था। मैं खुद इसे पसंद नहीं करता था, लेकिन कई बार मैंने भी ये किया है। कह सकते हो करना पड़ा। और क्या ये सामान्य था? मतलब मैंने इसे केवल किताबों में पढ़ा है, लेकिन क्या ये रोजमर्रा की बात थी कि वे लोग या उनके आदमी आप लोगों को पटरी पर से गटर में धकेल देते थे? बूढ़े ने कहा, बस एक बार किसी ने मुझे धकेला था, लगता है जैसे कल की ही बात हो। मैं नौका दौड़ वाली रात थी, बहुत झगड़ा फसाद होता था इसमें, बहुत बखेड़ा खड़ा करते थे सब। बोट रेस वाली रात को। उस रात शाफ्ट्सबरी एवेन्यू पर मैं एक आदमी से टकरा गया जो भाषण देता था। सज्जन लग रहा था, देखने में बढ़िया शर्ट, लंबा टोप, काला ओवरकोट। वह पटरी पर लहराते हुए चल रहा था और मैं पता नहीं कैसे उसे टकरा गया। हादसे जैसा ही था। मैं बोला, देख के क्यों नहीं चलते? मैंने कहा, तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? उसने जवाब दिया, मुझसे भिड़ोगे तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैंने कहा, तुम नशे में हो, आधा मिनट नहीं लगेगा तुम्हें निपटाने में मुझे। तुम मानोगे नहीं। उसने मेरी छाती पर हाथ रखा और उठाकर ऐसे फेंका कि मैं वहां से गुजर रही एक बस के चक्के के नीचे आते आते बाल बाल बचा। खैर, तब मैं भी जवान था, उसे छोड़ता नहीं। विंस्टन जैसे असहाय सा महसूस करने लगा। बुढ़े की याददाश्त में केवल छोटी छोटी घटनाओं का कचरा भरा था और कुछ नहीं। आप दिन भर उसे पूछते रहिए, कुछ कायदे का हाथ नहीं लगने वाला। हो सकता है कि पार्टी का बताया इतिहास सच ही हो, संभव है पूरी तरह सच हो। उसने आखिरी दांव खेला। विंस्टन बोला, लगता है मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पाया हूँ। मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि आप बहुत पुराने आदमी लगते हैं और आधी जिंदगी आप क्रांति से पहले जी चुके थे। 1925 में तो आप अच्छे खासे बड़े रहे होंगे। आपने उस वक्त जो भी देखा सुना था उसके आधार पर क्या इतना बता सकते हैं कि 1925 की जिंदगी आज से बेहतर थी या नहीं? अगर आपको चुनने का मौका मिले तो क्या आप उस दौर में वापस जाना चाहेंगे? बुढ़ा कुछ देर डार्ट बोर्ड पर ध्यान लगाकर देखता रहा। फिर उसने बियर निपटाई धीरे धीरे। फिर उसके मुंह से जब जबान निकली तो उसका अंदाजा फलसफाना था, गोया बियर ने उसे भीतर से पिघला दिया हो। मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं ये बोलूं जैसे मैं जल्द ही फिर से जवान हो जाऊंगा। ज्यादातर लोगों से पूछो तो वे यही कहेंगे कि वे जवान होना चाहते हैं। जवानी में आप स्वस्थ होते हैं, ताकतवर होते हैं। मेरी उम्र तक पहुंचते पहुंचते आप हमेशा दुरुस्त नहीं रह पाते। जैसे मेरे पैर में पता नहीं क्या गड़ता रहता है और मेरा पेट तो खराब ही रहता है।
रात में 6-7 बार बिस्तर से उठना पड़ता है। बूढ़े होने के हालांकि अपने फायदे भी हैं। आपकी चिंताएं वहीं नहीं रह जाती, औरतों का झंझट भी नहीं रहता, और इससे बढ़िया क्या होगा। अगर बड़ाई की ही बात है तो मैं 30 साल से किसी औरत के पास नहीं गया, इच्छा भी नहीं है, और क्या चाहिए। विंस्टन खिड़की की सिल से पीठ टिकाकर बैठ गया। कोई फायदा नहीं था इससे बात करने का। उसने सोचा थोड़ी और बियर ले आए, लेकिन इतने में बुढ़ा वहां से उठा और तेजी से कमरे के एक और बदबूदार शौचालय की तरफ लपका। लगता है कि आधा लीटर बियर अपना काम कर गई थी। अपने खाली गिलास को देखता विंस्टन एक आध मिनट वहीं बैठा रहा। फिर उसे पता नहीं चला कब उसके पैर उसे वापस सड़क पर खींच लाए। वह सोच रहा था कि एक साधारण सहज सा सवाल कि जिंदगी क्रांति से पहले बेहतर थी या अब है, बमुश्किल अगले 20 साल में हमेशा के लिए जवाब देने लायक रहेगा ही नहीं। वैसे तो आज भी इसका जवाब नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बीते जमाने के एक आध छिटके हुए लोग याद हैं। काम पर अपने साथी से हुआ झगड़ा, साइकिल के खोए हुए पंप की तलाश, काफी पहले गुजर चुकी बहन के चेहरे के भाव, 70 साल पहले की किसी सुबह हवा में उठता हुआ धूल का बवंडर। लेकिन जितने भी काम के तथ्य हैं सब उनकी स्मृति से बाहर जा चुके हैं। ये लोग चींटी की तरह हैं, बस छोटी छोटी चीजें देख पाते हैं, बड़ी चीजें नहीं। ऐसे में जब याददाश्त जवाब दे जाती है और सारे दस्तावेजों को झूठा बनाया जा चुका होता है, तब पार्टी के इस दावे को मानना ही पड़ता है कि जीने के इंसानी हालात सुधरे हैं, क्योंकि कोई ऐसा पैमाना मौजूद नहीं है, ना कभी होगा, जिससे तुलना करके इस दावे की जांच की जा सके। उसके विचारों की रेल यहीं आकर अचानक रुक गई। उसने ठहर कर ऊपर देखा। वह एक संकरी गली में था, जहां मकानों के बीच अंधेरे में कुछ छोटी छोटी दुकानें फैली हुई थीं। उसके सिर के ठीक ऊपर धातु के 3 बदरंग गोले लटक रहे थे, जिनसे पता लगता था कि उन पर कभी सोने का पानी चढ़ा रहा होगा। उसे लगा कि वह इस जगह से परिचित है। हाँ, बेशक वह उसी कबाड़ी की दुकान के बाहर खड़ा था जहां से उसने डायरी खरीदी थी। भय की एक हल्की सी टीस उसके भीतर उठी। उस समय वह डायरी खरीदना लापरवाही भरा काम था। तभी उसने कसम खाई थी कि वह दोबारा यहाँ आसपास फटकेगा भी नहीं। और फिर से जैसे ही उसने अपने विचारों को खुला छोड़ा, उसके पांव अपने आप चलते हुए उसे यहाँ तक लेकर आ गए। वास्तव में ऐसे ही आत्मघाती आवेगों से बचने के लिए उसने डायरी लिखना शुरू की थी। उसका ध्यान गया कि रात के 9 बजने को हैं, लेकिन दुकान अब तक खुली हुई है। उसे लगा कि बाहर पटरी पर खड़े रहने के बजाय कम से कम भीतर वह कम संदिग्ध दिखेगा। उसने चौखट लांग ली और भीतर चला गया। कोई पूछे तो वह झट से बोल देगा कि रेजर की ब्लेड लेने वहां आया था। दुकान मालिक ने अभी अभी बत्ती जलाई थी। उसके जलने की महक गंदी थी, लेकिन परिचित सी लगती थी। वह 60 साल का शख्स रहा होगा, कमजोर और झुका हुआ, लंबी और भद्र नाक वाला और सौम्य आंखों वाला, जो मोटे चश्मे के भीतर से थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी दिखती थी। उसके बाल तकरीबन सारे सफेद थे, लेकिन भहें काली और घनी थी। उसका चश्मा, उसकी विनम्र चाल और उसकी पहनी पुराने ढंग की काली मखमली जैकेट से उसके इर्द गिर्द एक बौद्धिकता का आभा मंडल सा दिखता था, जैसे वह साहित्य संगीत का आदमी हो। उसकी आवाज़ नरम और मलान थी। उसकी भाषा बाकी जनता के मुकाबले कम भ्रष्ट थी। उसने छूटते ही कहा, मैंने आपको बाहर से ही पहचान लिया था। आप ही थे ना जिन्होंने वे जवान लड़कियों को तोहफे में दी जाने वाली सादी किताब खरीदी थी। क्या मक्खन कागज था उसका। उसे क्रीम लेड कहते थे। हिमाकत होगी जो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कागज तो बीते 50 साल में आज तक नहीं बना। अपने चश्मे के ऊपर से उसने विंस्टन पर निगाह डाली। क्या मैं आपकी कुछ खास सेवा कर सकता हूँ, या फिर आप बस ऐसे ही घूम कर देखना चाहेंगे? विंस्टन ने बेपरवाही से कहा, मैं तो बस इधर से गुजर रहा था तो भीतर आ गया, कुछ खास नहीं चाहिए। दूसरे शख्स ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाया। अपनी नर्म हथेलियों वाले हाथों से उसने खेद जताने की सी मुद्रा बनाई और बोला, आप तो देख ही रहे हैं, इस दुकान में कुछ है भी नहीं। कह सकते हैं कि बिल्कुल खाली है। पुरानी चीजों का व्यापार एकदम खत्म हो गया है। ये बात सिर्फ मेरे और आपके बीच है। मांग नहीं है तो माल भी खत्म है। फर्नीचर, चाइना ग्लास सब टूटा फूटा है। धातु का सारा सामान तो ज्यादातर पिघल ही चुका है। बरसों से मैंने पीतल का एक चिराग दान तक नहीं देखा। भीतर से दुकान बहुत तंग थी और ठसाठस भरी हुई थी। हालांकि कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था जिसका कोई हल्का सा भी महत्व हो।
फर्श पर खाली जगह बहुत कम थी क्योंकि चारों ओर की दीवारों पर अनगिनत तस्वीरों के फ्रेम जड़े हुए थे जिन पर धूल चिपकी थी। खिड़कियों पर नट बोल्ट की ट्रे, बोथरी छेनी, टूटी हुई पत्तियों वाले कलम तराश, मैली जेब घड़ियां रखी थी जिनमें समय रुका पड़ा था। ऐसे ही और तमाम कचरा वहां भरा पड़ा था। बस कोने में एक छोटी सी मेज पर कुछ अनघड़ चीजों का अंबार जमा था जो थोड़ा अलग जान पड़ती थी, जैसे रंग रोगन किए गए नस्वार के डिब्बे, सुलेमानी पत्थर से बनी जड़ाऊ पिनें इत्यादि। ऐसा लगता था कि इनमें कुछ दिलचस्प हो सकता है। उसी टेबल के इर्द गिर्द टहलते हुए विंस्टन की निगाह एक गोल चिकनी सी चीज पर गई और उसने वह उठा लिया। वह कांच का भारी गोला था, एक ओर तराशा हुआ और दूसरी ओर सपाट, जिससे उसकी आकृति अर्ध गोलाकार हो जा रही थी। कांच के रंग और दोनों में एक विलक्षण किस्म की मुलायमियत थी, जैसे बारिश की बूंदों में होता है। उसके भीतर बीचों बीच उभरी हुई एक अजीबोगरीब पेचीदा सी गुलाबी चीज थी जो गुलाब के फूल या समुद्री एनिमोन की याद दिलाती थी। चमत्कृत विंस्टन ने पूछा, ये क्या है? ये कोरल है, बुजुर्ग ने कहा। ये पक्का हिंद महासागर से आया होगा। इसे कांच के भीतर जड़ा जाता था। ये कम से कम 100 साल पहले बना होगा। देखने से तो ऐसा ही लगता है। बहुत खूबसूरत है ये, विंस्टन बोला। बुजुर्ग ने कहा, ये वाकई बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन ऐसा कहने वाले ज्यादा नहीं बचे हैं आजकल। मैं खांसा और फिर बोला, अगर इसे खरीदना चाहो तो $4 चुकाने होंगे। मुझे वह दौर भी याद है जब ऐसी चीज की कीमत 8 पाउंड हुआ करती थी, और 8 पाउंड का मतलब होता था कि अगर मैं सही सही अंदाजा लगाऊं तो बहुत सारा पैसा। आजकल किसे परवाह है ऐसे खालिस पुरानी चीजों की? वैसे भी मुट्ठी भरी तो बची हैं। विंस्टन ने तत्काल $4 चुकाए और उस बेशकीमती चीज को अपनी जेब के हवाले कर दिया। विंस्टन के लिए उसका असली मोल उसकी खूबसूरती में उतना नहीं बल्कि उसकी प्राचीनता में था। वैसा बारिश की बूंदों सा नरम कांच उसने जिंदगी में नहीं देखा था। उसका आकर्षण इस बात से भी दुगना हो जाता था कि वह एक अनुपयोगी चीज थी, क्योंकि किसी दौर में उसका इस्तेमाल पेपर वेट के तौर पर ही होता रहा होगा, ऐसा उसने अंदाजा लगाया। उसकी जेब में काफी वजन महसूस हो रहा था, लेकिन गनीमत थी कि बाहर बहुत उभरा हुआ नहीं दिख रहा था। पार्टी के आदमी के पास एक पेपर वेट का होना सनक ही माना जाता, बल्कि उस पर संदेह पैदा कर सकता था। किसी भी पुरानी चीज को या कहीं किसी भी खूबसूरत चीज को पार्टी में हमेशा संदेह की निगाह से देखा जाता था। $4 मिलने के बाद बूढ़ा दुकानदार ताजा दम दिख रहा था। विंस्टन को उसे देखकर महसूस हुआ कि वह इसके बदले $3 या $2 तक भी ले सकता था। बूढ़े ने कहा, ऊपर एक और कमरा है, आप चाहें तो वहां भी कुछ देख सकते हैं। वैसे तो वहां कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सामान है। अगर चलना है तो मैं रोशनी कर सकता हूँ। उसने एक लैंप जलाया और झुकी हुई कमर से धीरे धीरे राह दिखाते हुए संकरे गलियारे के रास्ते खड़ी और पुरानी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वह एक कमरे में दाखिल हो गया। इस कमरे से सड़क नहीं दिखती थी। नीचे पत्थरों की पटिया से बना एक आंगन था और सामने चिमनियों का जंगल दिखाई दे रहा था। विंस्टन ने इस बात पर ध्यान दिया कि वहां फर्नीचर ऐसे करीने से रखे हुए थे जैसे वह कमरा रहने के लिए बना हो। फर्श पर कालीन की एक पट्टी बिछी थी, दीवारों पर एक आध तस्वीरें लगी थी और अंगीठी के सामने एक ढीली आराम कुर्सी रखी हुई थी जो भीतर से काफी गहरे धंस चुकी थी। अंगीठी के ऊपर बनी पट्टी पर टिक टिक करती कांच की एक दीवार घड़ी लगी हुई थी जिस पर 12 का घंटा बना हुआ था। खिड़की के नीचे एक विशाल पलंग था जिस पर गद्दा पड़ा हुआ था। वह कमरे के करीब 1/4 जगह को घेरे हुआ था। मेरी पत्नी के गुजरने तक हम यहीं रहते थे, हल्के खेद भाव से बूढ़े ने कहा। अब एक एक करके मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ। वह खूबसूरत पलंग मोहगनी की लकड़ी का बना था। यह कह सकते हैं कि वैसा हो जाएगा अगर इसमें खटमल निकाल दिए जाएं तो। हालांकि धृष्टता होगी मैं जो कहूँ कि यह काम बोझिल है। पूरे कमरे को रोशन करने के लिए उसने लैंप को थोड़ा ऊंचा उठा रखा था। उस गुनगुनी मध्यम रोशनी में कमरा अपनी ओर अजीब तरीके से खींच रहा था। विंस्टन के मन में ख्याल आया कि हर हफ्ते के हिसाब से कुछ डॉलर खर्च करके इस कमरे को किराए पर लिया जा सकता है अगर वह जोखिम उठाने को तैयार हो जाए। सोचते ही उसे लगा कि कल्पना इतनी नामुमकिन और बेबुनियाद है कि इससे तुरंत छुटकारा पाया जाना चाहिए, लेकिन इस कमरे ने उसके भीतर किसी पुरानी स्मृति को जगा दिया था। उसे लगा वह बहुत अच्छे से जानता था कि ऐसे एक कमरे में आग के सामने फेंडर पर पैर फैलाए हुए हाथी पर नितांत अकेले और महफूज बैठने में कैसा महसूस होता है।
जबकि आपके बगल में गर्माती हुई एक केतली रखी हो और उसकी सीटी व घड़ी की परिचित टिक टिक के अलावा और कोई भी आवाज आपका पीछा ना कर रही हो। यहाँ कोई टेलीस्क्रीन नहीं है? मैं खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं सका। बूढ़े ने कहा, ओ मेरे पास ऐसी चीजें कभी नहीं रही, बहुत महंगी हैं और मुझे उसकी जरूरत कभी महसूस भी नहीं हुई। वहाँ कोने में मुड़ने वाली एक बेहतरीन टेबल रखी है। पल्लों का इस्तेमाल करना चाहो तो आपको उसमें नए कब्जे लगवाने होंगे। कमरे के दूसरे कोने में किताबों की छोटी सी एक अलमारी थी। विंस्टन पहले ही उधर खिंचा चला गया था। उसमें केवल कचरा भरा था। किताबों को खोजकर नष्ट करने का अभियान लोगों के घरों में और हर जगह एक सही चलाया गया था। पूरे ओशिएनिया में 1960 में पहली छपी किसी किताब की भी एक प्रति मिलने की गुंजाइश असंभव सी थी। बुजुर्ग आदमी अब भी हाथ में रोशनी लिए अंगीठी के दूसरी ओर पलंग के ठीक सामने वाली दीवार पर टंगी एक तस्वीर को देख रहा था जो शीशम के फ्रेम में जड़ी हुई थी। उसने विनम्रता से कहा, अगर आपकी दिलचस्पी पुरानी तस्वीरों में हो तो। विंस्टन ने करीब आकर उस तस्वीर का मुआयना किया। वह स्टील पर उकेरी गई एक अंडाकार इमारत की तस्वीर थी जिसमें आयताकार खिड़कियां थी और जिसके सामने एक छोटी सी मीनार थी। इमारत के चारों ओर एक रेलिंग थी और पीछे की तरफ एक बुत जैसा कुछ था। थोड़ी देर तक विंस्टन उसे देखता रहा। दूर से कुछ जाना पहचाना हुआ सा तो लगता था, हालांकि बुत के बारे में उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। यह फ्रेम दीवार में जड़ा हुआ है, बुजुर्ग ने कहा, लेकिन हिमाकत होगी जो मैं कहूं कि आपके लिए मैं इसे निकाल सकता हूं। उस इमारत को मैं पहचान रहा हूं, विंस्टन ने कहा। अब तो वह खंडर है, पैलेस ऑफ जस्टिस के बाहर वाली सड़क के बीच में पड़ती है ना? बजा फरमाया आपने, अदालत के बाहर। उसे बम से उड़ा दिया गया था कई सालों पहले। एक वक्त में वह चर्च था। उसका नाम था सेंट क्लीमेंट डेंस। थोड़ा खेदजनक तरीके से वह मुस्कुराया, गोया उसने जानबूझकर कोई हास्यास्पद बात कह दी हो। फिर बोला, सेंट क्लीमेंट की घंटियां बोले नींबू और नारंगियां। मतलब? मिस्टर ने पूछा। ओ, सेंट क्लीमेंट की घंटियां बोले नींबू और नारंगियां एक कविता थी जो हम लोग बचपन में गाया करते थे। पूरी तो मुझे याद नहीं, लेकिन अंत बेशक याद है। ये क्षमा तुम्हें सुला देगी, ये छरी तुम्हें मिटा देगी। वह एक तरह का डांस था। उसमें लोग अपने हाथ फैलाकर दूसरे के फैले हुए हाथ पकड़ लेते थे और उसके नीचे से आपको गुजरना होता था। फिर जैसे ही ये लाइन आती थी कि ये छुरी तुम्हें मिटा देगी, वे हाथ नीचे करके आपको पकड़ लेते थे। उस कविता में केवल चर्चों के नाम थे, लंदन के सारे चर्चों के नाम, मतलब जितने भी बड़े चर्च हैं। विंस्टन सोच रहा था कि ये चर्च भी जाने किस सदी के हैं। लंदन की इमारतों की उम्र पता करना हमेशा से ही मुश्किल रहा है। कोई भी आकर्षक और भव्य इमारत जो देखने में नई सी लगती हो, उसके बारे में तो दावा कर दिया जाता था कि इसे क्रांति के बाद बनाया गया है, जबकि किसी भी पुरानी चीज को एक अंधेरे दौर से जोड़ दिया जाता जिसे मध्य युग कहते थे। माना जाता था कि सदियों चले पूंजीवाद के दौर में कुछ भी मूल्यवान पैदा नहीं हुआ। इतिहास जानने के लिए किताबों से कहीं बेहतर वास्तुकला है। प्रतिमाएं, अभिलेख, स्मारक, सड़कों के नाम, कुछ भी जो अतीत को रोशन कर सकता था, हर उस चीज को बड़े व्यवस्थित तरीके से बदल दिया गया था। उसने कहा, मुझे पता ही नहीं था कि कभी वह इमारत चर्च थी। बुजुर्ग ने कहा, ऐसी बहुत सी इमारतें बची हुई हैं, हालांकि अब उन्हें किसी और भी काम में लाया जा रहा है। ओ हाँ, वह कविता मुझे याद आ गई। वे कुछ ऐसी थी, सेंट क्लीमेंट की घंटियां बोले नींबू और नारंगियां, सेंट मार्टिन की घंटियां मांगे मेरी 3 दमड़ियां। बस इतना ही याद है। दमड़ी तांबे के छोटे सिक्के को कहते थे जो सेंट की तरह दिखता था। विस्टन ने पूछा, और सेंट मार्टिन कहाँ था? सेंट मार्टिन? वह तो अब भी खड़ा है विजय चौक पर, कला दीर्घा के साथ में। वह तिकोने द्वार मंडप वाली इमारत जिसके सामने कई स्तंभ हैं और जिसकी सीढ़ियां बड़ी गहरी हैं। विंस्टन उस जगह को अच्छे से जानता था। वह एक संग्रहालय था जहां तमाम किस्म की झांकियां निकलती थीं जिनका इस्तेमाल राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए किया जाता था, जैसे रॉकेट बम और जल महल के छोटे मॉडलों की झांकी, दुश्मन की यातनाओं को दिखाने के लिए मोम के बने चित्रों की झांकी इत्यादि। बुजुर्ग ने कहा, उसे मार्टिन्स इन दी फील्ड्स कहते थे, हालांकि मुझे याद नहीं पड़ता कि आसपास उधर कोई फील्ड्स थे। विंस्टन ने तस्वीर नहीं खरीदी। कांच के पेपरवेट के मुकाबले वह और विचित्र होता और उसे घर भी नहीं ले जाया जा सकता था जब तक कि उसे फ्रेम से बाहर ना निकाला जाए। फिर भी कुछ और मिनट वह वहां रुका रहा, बुढ़े से बातें करता रहा।
इसी दौरान उसे पता चला कि बुढ़े का नाम वीक्स नहीं था, जैसा कि अंदाजा दुकान के बाहर लिखे नाम को देखकर लगता था। उसका नाम था चैरिंगटन। वह 63 साल का विधुर था और 30 साल से दुकान चला रहा था। तब से ही उसके दिमाग में था कि खिड़की के ऊपर दुकान का नाम बदल दिया जाना चाहिए, लेकिन वह बस सोचता ही रहा, कर नहीं पाया। जितनी देर वे बातें करते रहे, विंस्टन के दिमाग में वह अधूरी कविता बजती रही। सेंट क्लेमेंट की घंटियां बोले नींबू और नारंगियां, सेंट मार्टिन की घंटियां मांगे मेरी 3 दमड़ियां। अद्भुत कविता है। खुद से मन में दोहराइए तो वास्तव में आपको घंटियां सुनाई देने लगती हैं। उस गुम हो चुके लंदन की घंटियां जो अब भी कहीं किसी और शक्ल में मौजूद हैं, लेकिन जिन्हें भुलाया जा चुका है। उसे एक के बाद एक भूतहे गिरजाघरों से आता घड़ियालों का घोष सुनाई दे रहा था। जहां तक याद पड़ता है, वास्तव में जिंदगी में उसने एक बार भी चर्च के घंटे घड़ियालों की आवाज नहीं सुनी है। मिस्टर चैरिंगटन से विदा लेकर वह सीढ़ियों से नीचे अकेले ही उतरा, ताकि उस बुढ़े को यह न लगने पाए कि दरवाजे से बाहर कदम रखने से पहले वह सड़क की टोह ले रहा है। उसने सोच लिया था कि थोड़ा समय बीत जाए, मसलन 1 महीना, तब वह फिर से इस दुकान पर आने का जोखिम उठाएगा। सामुदायिक केंद्र की एक गोल करने से शायद ज्यादा खतरनाक नहीं था यहाँ आना। अव्वल तो यहाँ से डायरी खरीदने के बाद बिना ये जांचे कि इस दुकानदार पर भरोसा किया जा सकता है नहीं, दोबारा वापस आकर भारी गलती भी तो हो ही चुकी थी। बहरहाल, इसके बावजूद उसने सोचा कि वह फिर से यहाँ आना चाहता था। वह यहाँ के खूबसूरत कचरे में से फिर कुछ खरीदेगा। वह सेंट क्लेमेंट डेंस की नक्काशी वाली तस्वीर भी खरीदेगा। उसे फ्रेम से निकालकर अपनी वर्दी के भीतर जैकेट में छिपाकर घर ले जाएगा। उस कविता की बाकी पंक्तियां भी उसे मिस्टर चारिंगटन से जाननी है। यहाँ तक कि ऊपर वाला कमरा भाड़े पर लेने का झक्की ख्याल भी उसके दिमाग में एक पल को कौंध गया। महज 5 सेकंड के उस उल्लास ने उसे ऐसा लापरवाह बना दिया, खिड़की से बाहर का मुआयना किए बगैर ही वह पटरी पर निकल गया। उसने तो अपनी एक धुन भी बना ली थी और कविता गुनगुना रहा था। सेंट क्लीमेंट की घंटियां बोले नींबू और नारंगियां, सेंट मार्टिन की घंटियां मांगी। सहसा उसका दिल जम गया और पेट में गड़गड़ होने लगी। बमुश्किल 10 मीटर दूर से नीली वर्दी में कोई पटरी पर उसकी ओर बढ़ा चला रहा था। वह गल्प विभाग वाली लड़की थी, गहरे बालों वाली। रोशनी कम हो रही थी, लेकिन उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने विंस्टन के चेहरे को घूर कर देखा, फिर तेजी से ऐसे निकल ली जैसे देखा ही ना हो। कुछ सेकंड के लिए तो विंस्टन को काठ मार गया था। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और भारी कदमों से निकल गया, बगैर इस बात का एहसास किए कि वह गलत दिशा में जा रहा है। चाहे जो हो, एक सवाल तो हल हो चुका था। अब कोई संदेह नहीं रह गया था कि लड़की उसकी जासूसी कर रही थी। पक्का वह उसका पीछा करती हुई यहाँ तक आई होगी, क्योंकि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि उस शाम को उसी सड़क पर वह भी टहलती हुई मिले, जो पार्टी सदस्यों की रिहाइश से कई किलोमीटर दूर थी। ये संयोग से कुछ ज्यादा ही था। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह विचार पुलिस की एजेंट है या महज एक शौकिया गुप्तचर जो अनधिकार चेष्टा में लगी हुई है। बस इतना ही काफी था कि वह उस पर निगरानी रख रही थी। हो सकता है कि उसे पब जाते हुए भी उसने देखा हो। चलने में दिक्कत हो रही थी। जेब में रखा कांच का गोला हर कदम पर जंघे से लड़ रहा था। मन में आ रहा था कि उसे निकालकर बाहर फेंक दे। सबसे बुरा हाल पेट का था। पेट दर्द के चलते 1 आध मिनट को उसे लगा कि अगर जल्दी ही किसी शौचालय में वह नहीं गया तो मर जाएगा। लेकिन इस इलाके में सार्वजनिक शौचालय होते ही नहीं थे। धीरे धीरे मरोड़ चली गई और हल्का सा दर्द रह गया। वह एक अंधी सड़क थी। विंस्टन कुछ सेकंड ठहरकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। फिर पीछे मुड़ा और अपने कदमों की निशानदेही करने लगा। उसे एहसास हुआ कि लड़की ने उसे केवल 3 मिनट पहले ही देखा था। अगर वह दौड़ लगा दे तो शायद उसे पकड़ लेगा, फिर उसका पीछा करेगा और कोई सुनसान जगह मिलते ही पटिये से उसका भेजा फच देगा। उसकी जेब में रखा कांच का गोला ही इस काम के लिए काफी था। इस विचार को उसने तुरंत ही त्याग दिया, क्योंकि ऐसी स्थिति में शारीरिक बल लगाने की वह सोच भी नहीं सकता था। ना तो वह दौड़ पाएगा, ना उसे मार पाएगा। उस पर से लड़की जवान और मजबूत थी, खुद को बचा लेती। फिर उसे लगा कि भागकर सामुदायिक केंद्र पहुंच जाए और उसके बंद होने तक वहीं पड़ा रहे, ताकि कम से कम आंशिक उपस्थिति ही दर्ज हो जाए। लेकिन यह भी मुमकिन नहीं था। उसे जानलेवा शिथिलता ने जकड़ लिया था। कुल मिलाकर वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, ताकि चैन से चुपचाप बैठ सके। 10 बजे के बाद वह अपने फ्लैट पर पहुंचा। मुख्य द्वार की बत्ती 11:30 बंद हो जाती थी। पहुंचते ही वह रसोई में गया और तकरीबन 1 कप भरकर विक्ट्री जिन गटक गया। फिर वह टेबल पर गया, वहां बैठा और दराज से उसने डायरी निकाली, लेकिन उसे तुरंत खोला नहीं।
टेलीस्क्रीन पर एक महिला की कर्कश आवाज में देशभक्ति का गीत तूफानी अंदाज में बज रहा था। उसे अपनी खोपड़ी के भीतर उस आवाज से निजात पाने की कोशिश में किताब के संगमरमरी आवरण पर अपना ध्यान टिकाया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ लोगों को रात में ही उठाया जाता था, हमेशा रात में। आप उनके हाथ लग जाएं, बेहतर है उससे पहले ही आदमी खुदकुशी कर ले। बेशक कुछ लोगों ने ऐसा किया भी है। कई लोग जो अचानक गायब हो गए, उन्होंने वास्तव में खुदकुशी कर ली थी, लेकिन खुदकुशी भी यहाँ बहुत संकल्प और साहस मांगती थी। इस दुनिया में जान देने के लिए कोई हथियार या तेजी से असर करने वाला जहर तो बिकता नहीं था। बड़े विस्मय से उसने सोचा कि ये दर्द और डर जैसे ये भाव जैविक रूप से कितने वाहियात हैं कि ऐन मौके पर जब आपको खुद पर जोर लगाने की जरूरत होती है, वहीं शरीर जम जाता है। इंसान की देह कैसी छलिया है। अगर उसी वक्त वह हरकत में आ गया होता तो उस गहरे बालों वाली लड़की को खत्म कर सकता था, लेकिन एकदम खतरे की पराकाष्ठा पर ही कुछ करने की उसकी ताकत जाती रही। उसे एहसास हुआ कि संकट के पल में आप बाहरी दुश्मन से नहीं, अपनी देह से लड़ रहे होते हैं। जिन पीने के बावजूद उसके पेट में अब भी हल्का हल्का दर्द था, जिसके चलते उसकी विचार प्रक्रिया टूट रही थी। उसको समझ में आया कि प्रत्यक्ष रूप पर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, साहसिक या त्रासद, ये बात हर जगह लागू होती है। जंग के मैदान में, यातना शिविर में, डूबते हुए जहाज में, कहीं भी आप जिन मुद्दों से लड़ रहे होते हैं, वे हमेशा जहन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र आपका शरीर बन जाता है। देह सब कुछ व्याप लेती है। और ऐसा तब भी होता है जब आप डरे हुए नहीं होते या दर्द से चीख नहीं रहे होते। मसलन रोजमर्रा की जिंदगी को ही ले लें, और अपने आप में पल पल एक संघर्ष है। कभी भूख के खिलाफ तो कभी ठंड के, कभी अनिद्रा के खिलाफ तो कभी बदहजमी के, और कभी एक अदद दांत का असहनीय दर्द। उसने डायरी खोली। अब कुछ लिखना जरूरी था। टेलीस्क्रीन पर महिला ने नया गीत शुरू कर दिया था। उसकी आवाज दिमाग को कांच के नुकीले किरचों की तरह भेद रही थी। उसने ओब्रायन के बारे में सोचने की कोशिश की, जिसके लिए या जिसको संबोधित ये डायरी लिखी जा रही थी, लेकिन उसके बजाय वह ये सोचने लगा कि विचार पुलिस उसे उठा ले जाएगी तो उसके साथ क्या क्या हो। एक झटके में वे जान ले लें तो कोई गम नहीं, मारा जाना तो अपेक्षित ही है, लेकिन उससे पहले हर कोई जानता था, लेकिन ऐसी चीजों पर बोला नहीं जाता था। जुर्म कबूल करवाने का एक लंबा सिलसिला चलता था। फर्श पर रेंगना और रहम के लिए चिल्लाना, गिड़गिड़ाना, हड्डियां तोड़ा जाना, दांत तोड़ा जाना और बालों में जमे खून के थक्के। अगर अंत हमेशा एक ही होना था तो इतना सब झेलने की क्या जरूरत। उम्र के कुछ हफ्ते या कुछ दिन भर कम ही होंगे, इसमें क्या दिक्कत है। जासूसी से आज तक कोई नहीं बच पाया था, और कोई नहीं था जिसने जुर्म कबूल ना किया हो। एक बार आपने वैचारिक अपराध कर दिया तो उसी वक्त ये तय हो जाता था कि एक निश्चित तारीख तक आप मर चुके होंगे। फिर ऐसे खौफनाक मुस्तकबिल की क्या उपयोगिता जिससे कुछ भी नहीं बदलने वाला था। ओब्रायन की छवि को दिमाग में लाने के लिए उसने पहले से थोड़ा कारगर जोर लगाया। हम वहां मिलेंगे जहां कोई अंधेरा नहीं होगा, यही कहा था ओब्रायन ने उससे। वह जानता था कि इसका अर्थ क्या है, या उसे ऐसा लगता था कि वह जानता है। जहां अंधेरा ना हो, ऐसी जगह एक कल्पित भविष्य है जिसे देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन पूर्व ज्ञान के आधार पर किसी से रूहानी स्तर पर साझा जरूर किया जा सकता है। उसके कानों को लगातार चिढ़ा रही टेलीस्क्रीन से निकलने वाली आवाज सोचने में खलल डाल रही थी। वह अब और आगे सोच नहीं पा रहा था। उसने मुंह में सिगरेट लगाई। आधी तंबाकू उसकी जीभ पर ही गिर गई। एकदम कड़वी धूल थी, जिसे थूकने में जबान और कड़वी हो गई। ओब्रायन की जगह मोटा भाई का चेहरा उसके जहन में तैर गया। कुछ दिन पहले ही ऐसा होने पर जो उसने किया था वही दोहराया। जेब से एक सिक्का निकाला और उसे देखने लगा। उस पर बना चेहरा उसे एकटक घूर रहा था, भारी, निश्चल, सरपरस्त, लेकिन उसकी गाढ़ी मूंछों के पीछे जो मुस्कान छिपी थी, उसमें क्या था। तभी मौत के किसी मनहूस फरमान की तरह ये शब्द उसके पास लौट आए। युद्ध शांति है, आज़ादी गुलामी है, अज्ञान ताकत है। तो दोस्तों, आज की इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं जल्द ही लेकर आऊँगी आपके लिए इसका अगला भाग। अगर आपको हमारे चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी, और आप सुन रहे हैं शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी।